प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं असदुल्ला खान हूँ। इंतखाबात के इनेकाद में अब रह गए हैं 33 दिन और तमाम ही सियासी जमातें अपनी इंतखाबी मुहिम में चली गई हैं। जलसे हो रहे हैं, रैलियाँ हो रही हैं, कॉर्नर मीटिंग्स हो रही हैं, इंतखाबी इत्तेहाद बन रहे हैं और बनाने की कोशिशें हो रही हैं। कहीं कहीं पर पंजाब में जहाँ पर हमारी नज़र थी कि इंतखाबी इत्तेहाद बन जाएगा और बड़ा अहम होगा और बड़ी खबर होगी जब इंतखाबी इत्तेहाद बनेगा, लेकिन अभी तक वो मामला तय नहीं हो पा रहा। नून लीग और इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के हवाले से अगरचे कुछ मीटिंग्स भी हुई हैं, लेकिन कोई नतीजा अभी तक बरामद नहीं हुआ। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी जितनी सीटें मांग रही है, नून लीग उतनी देने को तैयार नहीं है। नून लीग जितनी देना चाहती है, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी उस पर राजी नहीं है। इसके अलावा कुछ आज भी सियासी शख्सियात जो हैं वो पीपल्स पार्टी में भी शामिल हुए हैं। पीपल्स पार्टी की पॉलिटिकल एक्टिविटी, एक जलसा जो है लाहौर में हो भी रहा है, और दूसरी तरफ बल्ले के निशान का मसला अभी तक चल रहा है। और इस सिलसिले में आज तहरीक इंसाफ ने सुप्रीम कोर्ट का रुख कर लिया है। अब सुप्रीम कोर्ट में ये समाअत कब होती है और ये कब समाअत के लिए मुकर्रर होती है और उसका नतीजा क्या बरामद होता है, बहुत सारी उम्मीदें सुप्रीम कोर्ट से तहरीक इंसाफ ने लगा रखी हैं और उन्हें लगता है कि वहाँ से उनको ये निशान मिल जाएगा। और उन्हें लगता है कि निशान के बगैर कोई सियासी जमात तो कोई सियासी जमात ही नहीं होती। अगर वो इंतखाबात में उतरेगी तो एक पार्टी को तहलील कर देने के मुतरादिफ है। क्या हो रहा है पाकिस्तान में इंतखाबात से 33 दिन पहले, इस पर आज के प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ महमूद मौलवी साहब, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा, बहुत शुक्रिया, आपको खुशामदीद कहते हैं सर। खलील ताहिर संधू साहब हमारे साथ मौजूद है, नून लीग के रहनुमा, और स्टूडियोज में हमारे साथ सहर कामरान साहब मौजूद है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा। मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। महमूद मौलवी साहब, सबसे पहले तो ये बताइए कि नून लीग के साथ फॉर्मूला क्यों नहीं बन पा रहा? आपकी डिमांड क्या है एग्जैक्टली? आपने कितना नंबर कौमी असम्बली और पंजाब में मांगा है जो नून लीग देने को तैयार नहीं है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, असल में कोई डिस्प्यूट नहीं है, मगर मेन इशू ये है कि नून लीग के अपने कैंडिडेट्स खड़े हुए हैं। हमारे पास जो कैंडिडेट्स आए हैं वो भी इलेक्टेबल्स हैं, जो कि एमएनए और एमपीए रह चुके हैं। अब अगर हम अपने कैंडिडेट्स को कहेंगे विड्रॉ करो तो हमारी पार्टी का सत्यानाश हो जाएगा। और अगर पीएमएलएन अपने लोगों से कहें कि जी विड्रॉ करें इनको सीट एडजस्टमेंट के लिए, तो उनके लिए तकलीफ का बायस होगा। देखिए, इन चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए मुझे लगता है कि एडजस्टमेंट होगी इलेक्शन के बाद। देखिए, अगर एक दो सीटों की बात होती है ना तो एडजस्टमेंट बहुत आसान हो जाता है, 2 सीट इधर या 2 सीट उधर। जैसे कि कल खबर थी, अब मेरे ख्याल से अभी मेरी बहन बैठी है, वो हो सकता है कि वो मुझे क्लियर कर दें कि कल खबर थी कि पीएमएलएन जो है और पीपल्स पार्टी इत्तेहाद कर रही है। यहाँ पे पीएमएलएन को सपोर्ट करेगी पीपल्स पार्टी 242 पे, और जो है पीपल्स पार्टी को पीएमएलएन सपोर्ट करेगी लाहौर की सीट पे। ये कल खबर चल रही थी मेरा मीडिया के अंदर, मैंने खुद कटिंग भी देखी थी। तो अब ये पता अगर देखें ये हो जाता है तो बड़े चीज़ें आसान और क्लियर हो जाएगी, क्योंकि आने वाले वक्त में जो इलेक्शन के बाद है बनना तो जो है इलेक्टेड जो है गवर्नमेंट बनना है। इलेक्टेड मैं कहूँगा नेशनल गवर्नमेंट, ठीक है। इलेक्टेड नेशनल गवर्नमेंट अगर बनना है तो आप ये देखें तो सबको लेके हमें साथ चलना है जी। और उसी में सबको एडजस्टमेंट होगा। और जो अपोजिशन की लोग बात कर रहे हैं उसमें मेरे ख्याल से पीटीआई के लोग जो मगर होंगे वो अपोजिशन ये इलेक्टेड नेशनल गवर्नमेंट क्यों बनना है वैसे? जो पार्टी जीतेगी वो, और अगर उसकी सादा अक्सरियत नहीं होगी तो वो 1-2 जमातों को साथ मिलाएगी और हुकूमत बना लेगी। तो नेशनल गवर्नमेंट का मतलब तो होता है कि फिर सारी पार्लिमानी जमातों को आप शामिल करें। ऐसा क्यों जरूरी है? नहीं, सारे पार्लिमानी जमातों को जो है जमा करने का इसलिए जरूरी है कि देखिए मुल्क जिस बहरान से गुजर रहा है, कोई भी सिंगल पार्टी इसको इस बहरान से नहीं। सर, वो तो अभी तजर्बा कर लिया ना हमने 13-14 जमातों का, उससे तो वो तो 1.5 साल 1.25-2 साल में नहीं निकले बहरान से, वो तो तजर्बा कामयाब नहीं हुआ। मगर अगर मैं आपको बताऊं, देखिए ये चीज, मैं तो इतना तजुर्बेकार सियासतदान नहीं हूं जितना आसिफ जरदारी साहब है और जितना नवाज शरीफ साहब है। देखिए ये स्टेटमेंट आसिफ जरदारी साहब ने भी दिया था, अगर आप इसको रिकॉल करें, कि जी जो है मिल के जो है गवर्नमेंट बनेगी, क्योंकि कोई भी पार्टी जो है सर मिल के मुराद तो हम समझते हैं ना कि 2 से 3 जमातें मिल जाएंगी और हुकूमत बन जाएगी। हमेशा ऐसे ही होता आ रहा है। हाँ, वही देखिए, वही 3-4 जमातें जो मेजर जमातें वही मिल जाएंगी। ठीक है, देखिए 13 जमातें। लेकिन आप ये जो सिनेरियो महमूद साहब बता रहे हैं कि जिसमें आप कहते हैं कि जी अब तो कोई फॉर्मूला बनेगा तो वो इलेक्शन के बाद बनेगा, तो ये क्या तय पा गया है कि अब आप इत्तेहाद में इलेक्शन से पहले सीट एडजस्टमेंट में नहीं जा रहे? नहीं, देखिए अब मैं आपको बताऊं, बातें तो अभी तक हो रही हैं
और मुज़ाकरात भी हो रहे हैं, मगर मैं अपना तजिया पेश करूँ उसकी मैं कई दिन से कह रहा हूँ, हालांकि हमारे पार्टी के भी लोग बड़े पुरुमीद हैं कि जी इत्तेहाद हो जाएगा और चीज़ें सेटल होगी, मगर रियलिटी को देखते हुए ये ज़रा मुश्किल चीज़ लग रहा है। या तो ऐसे होगा कि जी 2-4 सीटों पे एडजस्टमेंट होगा और बाकी हर आदमी अपना इलेक्शन लड़े, हाँ, तो फिर तो वही बात होगी ना, तो ये तो कोई आपने मतलब वैसे कौमी असेंबली की कितनी सीटों पर एडजस्टमेंट मांगी है महमूद अव्वल साहब? आप कितने चाहते हैं कि आपकी जमात के इतने लोग खड़े होने चाहिए जिसको नून लीग सपोर्ट करे? देखिए हमारे जमात के इस वक्त पंजाब में जो खड़े हुए हैं नेशनल गवर्नमेंट के लिए, कोई मेरे ख्याल से 18 कैंडिडेट्स खड़े हुए तो हैं। आप 18 के 18 चाहते हैं कि नून लीग वहां पर अपना कैंडिडेट खड़ा ना करे? भाई देखिए उसकी वजह यह है कि हमारे पास, अब मुझे एग्जैक्टली फिगर नहीं, 18 नहीं तो 14, 18 तो हैं वो तकरीबन। जी। 18 है, तो फिर जी। मेरे ख्याल से 14-15 की तो हम एडजस्टमेंट मांगेंगे ना। क्यों उसकी वजह मांगेंगे तो आप ये, मगर? और नून लीग उसकी क्यों देगी आपको महमूद वही तो साहब? ये मैं सवाल इसलिए ये तो ना, मैं कह रहा हूँ। उनकी क्या देखिए मजबूरी है कि वो आपको ये देखिए 18 सीटों पर मैं एडजस्टमेंट दे या आपसे 15 पर दे? मैं आपसे खुद अग्री कर रहा हूँ, नून लीग भी नहीं देगी। मगर आप मुझे बताएं कि जो एमएनए जो जीते हुए हैं और जिनका अपना हल्का है, उनको हम कैसे कहेंगे कि जी आप बैठ जाओ नून लीग के हक में? अगर 2 या 3 लेंगे तो पार्टी टूट जाएगी। आप मुझे बताएं, 3 आदमी ने ले लिया, बाकियों को कहा आप घर बैठो, तो हाँ। लोग कहेंगे जी आपने तो अपना सौदा कर लिया। हाँ। तो ये जस्टिफाई नहीं होगा। देखिए कराची से मैंने कोई 41 कैंडिडेट जो है नॉमिनेट किए हैं जो कि इलेक्शन लड़ेंगे। अब उसमें से 41 के 41 जीतेंगे तो नहीं, मगर उनको देखे उनका भी हक है इलेक्शन लड़ना, तो उनमें से हमें अंदाजा है कि जी इतने सीटें हम निकाल लेंगे और इतने सीटें हम नहीं निकाल सके, मगर इलेक्शन लड़ना तो उनका हक है ना। उनको मैं ये तो नहीं कह सकता हूं कि जी आप लोग बैठ जाओ। सही है, बिल्कुल सही है। चलिए, अब ये तो आपने कह दिया कि इम्कान नजर आ रहा है कि 2-3 सीटों पर एडजस्टमेंट करके हम तो पार्टी को नाराज नहीं कर सकते, तो शायद फिर ये इलेक्शन के बाद हो। लेकिन खलील ताहिर संधू साहब, ये मामला मुसलसल नाकाम होना इन डायलॉग्स का, इसकी क्या वजह है? ये तो 2-3 सीटें तो हमें लग ही रहा था, जैसे लाहौर में NA-117 अलीम खान को ऐसा लग रहा था कि सपोर्ट कर ही देंगे आप। PMLN क्या राजी है? और अब इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी नहीं मान रही कि हमें 2-3 सीटों पर आप एडजस्ट करें, फिर बाकियों पर ना करें? असदुल्ला खान साहब, सबसे पहले आपका शुक्रिया और आपको मुबारकबाद भी कि आपने एक बहुत अच्छा टीवी ज्वाइन किया। शुक्रिया जी। जो महमूद गौरी साहब है, मैं पर्सनली बड़ी रिस्पेक्ट करता हूं उनकी, बड़े मेहनती और बड़े एक रख रखाव वाले सियासतदान है, और उन्होंने वाकई बहुत ज्यादा मेहनत की है इस्तेकाम में, जो भी वटेवर। और उनकी बात काफी हद तक मैं समझता हूँ 99% दुरुस्त है कि ये बड़ा मुश्किल हो जाता है कि अगर आपके अपने कैंडिडेट, और बहुत सारे इनके कैंडिडेट जो थे वो मेरे साथ थे, आपको भी पता, आप पंजाब में थे उस वक्त, जी। जो हमारे साथ असेंबली में थे और जो बाद में तहरीक इस्तेकाम में गए, हम इकट्ठे सारे MPs थे और वो जीत के आए थे लोग सारे, वो जीतने वाले उम्मीदवार भी उनमें से बहुत सारे हैं। तो इनकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि ये बड़ा मुश्किल हो जाता है किसी पार्टी में इस तरह से कर देना कि आप इतने लोग खड़े कर ले, इतने लोग ना करें। लेकिन असदुल्ला खान साहब, सियासत रोज बरोज जो है वो तब्दील होती है। कल के दुश्मन आज के दोस्त होते हैं, आज के जी। जाती तौर पे जो मेरा परसेप्शन कहता है वो ये कहता है कि लगता है मुझे कि ये इलेक्शन से पहले कुछ ना कुछ सीट एडजस्टमेंट लाजमी होगी तहरीक इस्तेहकाम से। तहरीक इस्तेहकाम एक बड़ी जमात है इस वक्त, और डेफिनेट जो मेरा अपना लीगल परसेप्शन कह रहा हूँ, या जो मैं वहां पे अपनी पार्टी में बैठ के सुनता हूँ, ये बात होती है। लेकिन इसके बावजूद भी असल में सबका मकसद तो यही है, हमारा जो जाती तौर पर यह है कि हम सब 8 फरवरी का, जो जिस तरह महमूद गौरी साहब ने फरमाया कि वो जो भी इलेक्शन हो उसको सब हम कबूल करें, जो भी रिजल्ट हो, जिसके पार्टी की जिसके भी हक में आए, और फिर 5 साल तक इस मुल्क को आगे लेकर चले जिस तरह, ताकि जो मसाइल है, मसाइल कम है, मसाइल ज्यादा है, उनको किसी तरीके से हल किया जा सके। बाकी ये जो सीटें हैं, ये चेंज होना, तब्दील होना, जो आप देखते हैं ऐसे ऐसे इत्तेहाद भी बन जाते हैं जिनका कोई सिरे से कोई हकीकी होता ही नहीं है, मतलब वो फितरी इत्तेहाद नहीं होते। लेकिन ये कि इनके साथ हमारा, चूंकि इनका भी महमूद गौरी साहब की जो जमात है, या जहांगीर तरीन साहब है, अलीम खान साहब है, बड़ी मेहनत करके यहाँ तक पहुंचे। सही है, बिल्कुल ठीक है, ये सही है सर। लेकिन इसमें मसला अब ये पैदा हो रहा है कि इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी तो हर 2 सूरतों में मुश्किल का शिकार हो जाएगी। अगर अपने बंदे नून लीग के मुकाबले में खड़ा करेगी तो भी ये इलेक्शन उनके लिए आसान नहीं होगा पंजाब में, क्योंकि बहरहाल हमारे फिंगर टिप्स पे वो हल्के हैं जहां पर नून लीग के पास अच्छे तगड़े उम्मीदवार मौजूद हैं, और उनके मुकाबले में अगर नून लीग भी खड़ा कर रही है, तहरीक इंसाफ के भी उम्मीदवार खड़े हो जाते हैं, तो इस्तेहकाम पाकिस्तान का पार्टी का उम्मीदवार कैसे जीत पाएगा, ये अलग सवाल है। चलिए, मुझे सैर कामरान साहब ये बताइए, कल आपने अपना उम्मीदवार बताया वज़ीर आज़म का बिलावल साहब को,
बिलावल साहब का इंतखाब क्यों कर लिया? देखिए, आज पाकिस्तान के अंदर 70% आबादी जो है वो नौजवानों की है। बिलावल भुट्टो जरदारी जो है मतलब वो गैर तजर्बाकार नौजवान कैसे मुल्क को नहीं चलाएंगे? नहीं देखिए, ये मैं समझती हूँ कि इंतहाई एक ऐसा कमेंट है जिसको मैं रिजेक्ट करूंगी। नहीं, मैंने तो कहा ही नहीं है। जरदारी साहब कह रहे हैं, सुनवाएं जरा, साहिर साहब को सुनवा जी, दें। जी, मैं सुनवाएं जी, जरदारी साहब ने क्या कहा था कुछ दिन पहले। बिलावल पूरी तरह से ट्रेन नहीं हुआ, उसको भी ट्रेन कर रहे हैं। बिलावल अभी तक ट्रेन नहीं है? अच्छा, हिल टेक टाइम। मेरा तो ख्याल है कि वो बड़ा ट्रेन है, बड़ा टैलेंटेड है। मुझसे टैलेंटेड है, मुझसे ज़्यादा एजुकेटेड है, ही इज़ बेटर स्पोकन देन मी, मगर एक्सपीरियंस इज एक्सपीरियंस। साहिर साहब, एक्सपीरियंस अंडर ट्रेनिंग सियासतदान है वो। देखिए असद, पहली बात तो ये है कि मैं पहले महमूद मौलवी साहब की एक बात उन्होंने की थी, उसका जवाब दे दूं और आपकी बात का जवाब दूंगी। उन्होंने कहा कि कल कुछ ऐसी जो है बात चल रही थी कि PMLN का और पीपल्स पार्टी का 2 हलकों के ऊपर इत्तेहाद हो रहा है। देखिए, ऐसी कोई बात नहीं। पीपल्स पार्टी अपने मैंडेट पे, अपने वोटों के ऊपर डिपेंड कर रही है और ये एक र्यूमर थी, तो इसको मैं स्ट्रेट अवे जो है इसको क्लैरिफाई कर दूं। अब आप जो बात की है, देखिए हर शख्स उस वक्त तक एक्सपीरियंस नहीं होता जब तक वो एक्सपीरियंस करे नहीं। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा बहुत कम उम्री के अंदर 35 साल की उम्र में वज़ीर आज़म बनी थी। तो अब जो है बिलावल भुट्टो जरदारी, उन्होंने एज वज़ीर ख़ारजा अपनी सलाहियतों को मनवाया है और उन्होंने बताया कि वो हर फोरम पे पाकिस्तान की नुमाइंदगी करने की सलाहियत आप रखते कह रही हैं हैं। जरदारी साहब गलत कह रहे थे कि नहीं, मैं ये कह रही हूँ कि जरदारी साहब जो है वो जिस पैराए में बात कर रहे थे, मेरे ख्याल में उसको हमने आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट लिया है। हमारे पास दोनों चीज़ें हैं। हमारे पास जो है एक्सपीरियंस सियासतदान भी है और हमारे पास एक यंग डायनामिक लीडर भी है, जो कि एक्सपीरियंस सियासतदानों का जो बनाई हुई पॉलिसीज़ हैं, जो नज़रिया है, अगर आज आप ये देखें कि जो हमने एक सोशल और इकनॉमिक जो है रिफॉर्म्स का अपना मैनिफेस्टो पेश किया है ट्रांसफॉर्मेशन का, वही अगर आप इसको देखें तो पीपल्स पार्टी का जो बुनियादी एक जो मैनिफेस्टो था उसी की आगे कड़ी है। अगर बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के आप 5 E's को देखें कि एनवायरनमेंट, एम्प्लॉयमेंट, इक्वालिटी, एजुकेशन, वही तमाम चीज़ें जो है वो इसमें कवर की गई हैं। तो पीपल्स पार्टी के आपके पास हर पार्टी के अंदर हर शोबे के लिए आपके पास होने चाहिए अफराद, यानी वो भी जो कि डायनामिकली जाके नुमाइंदगी कर सके, वो भी जो आपको जो है तजुर्बा दे सके। आपने बेनज़ीर साहिबा का जिक्र किया, 1988 में वो कम उम्र में वज़ीर आज़म बन गई, लेकिन उनकी ना तजर्बाकारी ही थी शायद कि वो 2 साल से ज़्यादा हुकूमत नहीं कर सकी। नहीं, तो फिर उनकी ना तजुर्बेकारी नहीं थी। फिर आप ये कहें कि जिनको एस्टेब्लिशमेंट ने भी बनाया, नवाज शरीफ साहब, उनकी हुकूमत क्यों नहीं चल सकी? बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के ख़िलाफ़ तो एक पूरी एक जो है कैंपेन चलाई गई। कहीं पे उन पे खातून होने का इशू था, कहीं पीपल्स पार्टी के नज़रिए से लोग जो है मुत्तफ़िक नहीं थे, कहीं पे हम आवाम की बात करते हैं। हम जो है आज पीपल्स पार्टी इंसानी हकूक़ की बात करती है, पीपल्स पार्टी उन नुकात को लेके आके चलती है, डेमोक्रेसी की बात करती है। हमारे मुखालिफों से वो सियासी जमातें हैं। सवाल पर वापस आ जाता हूं कि देखें, आपके पास आपकी पार्टी में बहुत तजर्बाकार लोग भी मौजूद हैं, उनमें से कोई वज़ीर आज़म क्यों नहीं हो सकता? देखिए, मैं समझती हूँ 30-40 साल का तजर्बा है, वो ज़्यादा बेहतर नहीं होंगे? देखिए, बिल्कुल जो है आपकी जो तजुर्बा होता है वो भी साथ होता है, और आपकी जो लीड करना है, पीपल्स पार्टी की CEC ने कल नॉमिनेट किया है बिलावल भुट्टो जरदारी को, और सब ने उन पर भरपूर एतमाद का इजहार किया है। उन्होंने जो इस वक्त सोशल और इकनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन का प्रोग्राम दिया, उसका बुनियादी ढांचा उन्होंने सिंध में खड़ा किया है। तो वो किसी एक ऐसी बात नहीं कर रहे कि जो बेसलेस हो। हमने सिंध के अंदर फ्री हेल्थ का बेहतरीन निज़ाम भी दिया है, हमने जदीद तरीन ट्रांसपोर्ट भी दी है, हमने एनवायरनमेंट पे भी काम किया है, हमने जो है एनर्जी के मुतबादिल ज़राए भी। वैसे बिलावल साहब ने कहा कि सिंध में 20 लाख घर तामीर हो रहे हैं। जी बिल्कुल हो रहे हैं। बता सकती हैं कहाँ हो रहे हैं वो? बिल्कुल सिंध के अंदर जो सैलाब मुतासरीन है उनको घर भी उनकी तामीर हो रहे हैं, उनको मिल्कियत भी दी जा रही है। मसला है कि यहाँ पे जो फोकस है ना, 20 लाख का कोई डेटे का आपके पास कोई वो मौजूद है कि किस डिस्ट्रिक्ट में कितने लाख हैं, कितने लाख हैं, कुछ की तफसीलात? जी, मेरे पास इस वक्त तो फिगर नहीं है, लेकिन पार्टी के पास मौजूद लेकिन बिल्कुल ये फिगर जो है आपके पास जो आप गूगल करें आपको मिल जाएगा। पार्टी गूगल से नहीं मिल रहा, मैं तभी तो आपसे नहीं, बिल्कुल ही फिगर मौजूद है। और पीपल्स पार्टी पे इस पे वर्ल्ड बैंक भी पीपल्स पार्टी को सपोर्ट कर रहा है। ये पीपल्स पार्टी ने सैलाब मुतासरीन को न सिर्फ बहाल किया, बहुत कम अरसे के अंदर उनको रिहेबिलिटेट किया, उनको घर भी दिए, घरों की मिल्कियत भी दी। आप भी अगर देखें रोजाना वो लोग जिनके घर तामीर हो रहे हैं, वो खुद भी, अब तो सोशल मीडिया खुद इतना, मैं समझती हूँ, एक वसी प्लेटफॉर्म है, लोग शेयर भी कर रहे हैं। और हमने ये किया है तभी हम इस बात को आगे लेके चल रहे हैं। हम ऐसी बात नहीं कर रहे कि खला में बात कर रहे हो।
नहीं, हम वो बात कर रहे हैं जो हमने की है। सिंध में हमने विंड एनर्जी से भी बिजली पैदा की है, कोयले से भी बिजली पैदा की है और सोलर एनर्जी भी पैदा की है और लोगों को फ्री सोलर फैसिलिटी भी दी है। तो पीपल्स पार्टी का जो एक सोशल ट्रांसफॉर्मेशन का प्रोग्राम है, चाहे बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है, उसको आलमी तौर पे उसको माना जाता है। उसके अंदर वसीला हक भी है, वसीला रोजगार भी है, नौजवानों के लिए भी हमने फैसिलिटी दी है और इंशाल्लाह देंगे। मगर मेरा सवाल अधूरा रह गया कि आपकी पार्टी में जो इतने तजर्बाकार लोग हैं वो उम्मीदवार क्यों नहीं हो सकते? देखिए, बिल्कुल जिसको पार्टी नॉमिनेट करे, जिसके अंदर ये सलाहियत हो कि पार्टी को यूनाइट कर सके, जो वोटो खानदान से भी हो। देखिए, बात यह है कि क्या कोई शख्स प्लेट में रख के तो नहीं आया ना। एक शख्स ने जिद्दोजहद की, वो क्वालिफाई किए नेशनल असेंबली के लिए, लेकिन उन्होंने किसी को इस्तीफा दिला के नहीं वो आए। उन्होंने अपना इंतजार किया, वो अपोजिशन में भी बैठे, उन्होंने अपना अपोजिशन में किरदार साबित किया, उन्होंने वजीर खारजा एज ए वजीर खारजा अपनी सलाहियतों को मनवाया। ठीक है, तो आप हम जो बात कर रहे हैं एक पूरा मरहला है। आप ये नहीं कह सकते कि बगैर किसी सियासी जद्दोजहद के, बगैर किसी तंजीम के कोई आ गया। मौजू है क्योंकि आपके मुखालिफिन मानते हैं कि उन्होंने बिलावल साहब ने जो है वो वजारत खारजा में की कामयाबियां क्या हैं, मतलब उस पर तो आपकी एक राय होगी और आपके मुखालिफिन की दूसरी राय होगी। लेकिन मैं महमूद अव्वल साहब एक बात की तो तरदीद कर दी, उन्होंने कहा कि कोई सीट एडजस्टमेंट जो है वो पीपल्स पार्टी की नहीं हो रही और उन्होंने कहा कि इसको तो क्लैरिफाई कर दिया, अपना इलेक्शन खुद लड़ेंगे, नून लीग के साथ कुछ नहीं हो रहा। और इस वक्त आज जो बिलावल साहब ने सपहर में जलसा किया है लाहौर में, उसमें उन्होंने बड़ी सख्त तनकीद की है नवाज शरीफ पर कि ये अभी 8 फरवरी को फिर लंदन चले जाएंगे और लंदन में दवाई लेने से बेहतर है कि आप हमारे इंस्टीट्यूट में सिंध में आ जाएं। तो वो बड़ी कड़ी तनकीद कर रहे हैं। तो सीट एडजस्टमेंट का फिलहाल कोई इम्कान आज तो दिखाई नहीं देता, इंतखाबात के बाद कुछ हो जाए तो हो जाए। मेरा सर आपसे सवाल यह है कि कल खबरें ये चल रही थी कि कुछ आपके लोग राब्ता कर रहे हैं मायूस होकर, क्योंकि उनकी एडजस्टमेंट भी नहीं हो रही और उनको लगता है कि वो हल्के में कमजोर हैं और वो नून लीग की तरफ जाने की, नून लीग से राब्ते कर रहे हैं। आपके क्या लोग सारे इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के साथ पूरे राब्ते में, या कुछ लोगों के साथ राब्ता मुनक़ता भी हुआ है? देखिए, अब तक जो मेरे पास खबर है कि वो हमारे राब्ते में है और जो है वो हमारे साथ है। मगर अगर देखें कोई शख्स जाना चाहेगा तो उसको रोका तो नहीं जा सकता। देखिए, जो भी जाना चाहेगा वो सब हमारे दोस्त हैं। अगर उनको किसी और पार्टी में जाना है तो मेरे ख्याल से इसमें कोई कबात नहीं है। जिसको जहां जाना है, जिसको जहां सीट मिलना है, और अगर वो समझते हैं कि जी वो वहां से सीट निकाल लेंगे, तो मेरे ख्याल से मतलब मैं अपनी ज़ाती तौर पे कह रहा हूँ, मुझे तो कभी एतराज़ नहीं होना चाहिए। उसकी वजह ये है कि देखें, इलेक्शन लड़ना हर एक का हक है और वो इलेक्शन से पहले अगर जा रहे हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं है। वो इलेक्शन से जाएं और वहां पे अगर उधर से लड़ते हैं तो उधर से लड़ लें। देखिए, क्योंकि हमारी नई पार्टी है और हम इसको बना रहे हैं और इंशाअल्लाह ये पहले ही साल में हम काफी कैंडिडेट्स लेके आएंगे और जो कि असेंबलीज में होंगे, ये मैं आपको बता दूं। तो जो भी पार्टी, सर पार्टी तो भले ही नहीं है, लेकिन एक भी ऐसा शख्स नहीं है जो नया हो आपकी पार्टी में। सारे तजर्बाकार हैं, कई दफ़ा इलेक्शन लड़ चुके हैं, जीत चुके हैं, मिनिस्टर्स रह चुके हैं, मुख्तलिफ पोर्टफोलियोज पे काम कर चुके हैं। और पहला जो जलसा किया था उसमें जहांगीर तरीन साहब ने कहा था कि दरअसल हम ही वो पीटीआई हैं, क्योंकि पूरा पीटीआई का प्लान तो हमने बना के दिया था, हम यहाँ आ गए हैं, तो दरअसल वो दिमाग हमारा यहाँ पर आ गया है और हम हैं वो दिमाग जो पीटीआई के पीछे कार फरमा था। तो अब आप की बातों से तो बेचारगी सी दिखाई दे रही है। नहीं, देखिए, मैं बेचारगी की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं जो है ना, देखिए, जज्बाती स्टेटमेंट नहीं दे रहा हूँ। मैं आपको बताऊं, जैसे मैंने पहले भी कहा कि हमारे पास जो लोग आए हैं कैंडिडेट्स, वो एमएनए और एमपीए रह चुके हैं और अपने हलकों में काफी मजबूत है। इसीलिए तो मैंने आपसे कहा था कि सीट एडजस्टमेंट मुश्किल हो रही है। अगर देखें, और जब मैं आपको कह रहा हूँ, लोग कह रहे थे कि कराची से इनको एक कैंडिडेट नहीं मिलेगा, मैं आपको कह रहा हूँ मैं 41 कैंडिडेट खड़ा किया हूँ और ये मैं आपको आज बता दूं 8 से 10 एमपीए कराची से निकाल के दिखाऊंगा, जो कि लोग कह रहे हैं कि मुश्किल है, मगर वक्त बताएगा कि 8 से 10 कैंडिडेट एमपीए और इंशाल्लाह 2 से 3 एमएनए भी हम निकाल के आएंगे 8 फरवरी को। ठीक है, 2 से 3 एमपीए पाकिस्तान, पूरे पाकिस्तान से या कराची से? नहीं, एमएनए से 2 से 3 एमएनए और 8 से 10 एमपीए कराची से ही सिर्फ बात कर। अच्छा, ठीक है, राइट सर, चलिए बहुत अच्छी बात है, ये तो अच्छी खबर है। एक छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आते हैं। खलील ताहिर संधू साहब, अगर आप इजाज़त दें तो मैं जो पहले टॉपिक चल रहा था उसको ज़रा कंक्लूड कर दूं और एक सवाल और महमूद मौलवी साहब के सामने रख दूं, फिर मैं ज़रा दूसरे मौजू पर आ जाता हूं। महमूद मौलवी साहब, इस वक्त जाहिर है आपकी ख्वाहिश है कि नून लीग के साथ इत्तेहाद हो जाए, पंजाब की मैं खासतौर पर बात करूं,
लेकिन नून लीग की ख्वाहिश है कि वो आपके साथ इत्तेहाद ना करे। उसकी वजह यह है कि वो समझते हैं कि उनके उम्मीदवार ज़्यादा मजबूत हैं और उनको आपके साथ इत्तेहाद करने की ज़रूरत नहीं है। और आपकी अगर ये ख्वाहिश है कि आप ज़रूर उनके साथ इत्तेहाद करें, तो इसकी वजह भी यही है कि आप समझते हैं कि हमारे उम्मीदवार इतने मजबूत नहीं है कि अकेले लड़के जीत सकें। तो ऐसे में तो पंजाब में बड़ा मुश्किल नहीं हो जाएगा आपके उम्मीदवारों के लिए इंतखाब लड़ना? और अगर 18 हैं टोटल और कौमी असम्बली का, और 18 में से अगर 2-4 ही जीत पाते हैं तो आपकी पार्टी को एक बहुत बड़ा सेटबैक नहीं होगा? क्योंकि उठान जो थी इसकी वो बहुत बड़ी थी। पहले तो मैं आपसे इस पे अग्री नहीं करूंगा। ये वाइस वर्सा भी हो सकता है। जो आपने कहा ना, हो ये भी हो सकता है कि आप ये क्यों नहीं समझ रहे कि ये हो सकता है कि हम अग्री नहीं कर रहे हो। ठीक है ना, ये स्टेटमेंट देना कि जी वो नहीं चाहते और हम चाहते हैं, तो ये वाइस वर्सा भी हो सकता है। इसको हम नेगेटिव ना दें। देखिए, दो पार्टीज बात करती हैं, कहीं पे डिस्कशन होता है, तो इसका मतलब हम एक दूसरे के ऊपर नेगेटिव कभी नहीं होना चाहिए। ये हमारे बदकिस्मती है कि जी लोग इसको नेगेटिव ले आते हैं। पॉलिटिकली हम एक दूसरे के साथ बैठे डिस्कशन कर रहे हैं, अगर कोई चीज नहीं भी होता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, हम इलेक्शन लड़ेंगे और देखें वक्त बताएगा। मैं फिर आपको कह रहा हूं कि कौन कितने सीट निकालता है। हर एक का हक है इलेक्शन में जाना और पूरी कोशिश अपनी करना। बाकी जो अवाम फैसला करेगी वो सबको कबूल होगा। और ये होना भी चाहिए कि इलेक्शन के बाद ये ना हो कि जो भी रिजल्ट्स आए उसके ऊपर हम रोना धोना रोए और रोडों पे आए। उसकी वजह, लेकिन सर मेरे ज़हन में सवाल इसलिए भी पैदा हो रहा ना कि अलीम खान साहब ने जो अपने मैनिफेस्टो बताया है, हम 300 यूनिट तक बिजली फ्री कर देंगे, हम घर बना के देंगे, ये सब चीजें करेंगे, वो 18 कैंडिडेट्स के साथ तो ये सब कुछ हो ही नहीं सकता, मुमकिन ही नहीं है ना। 18 उम्मीदवार सारे के सारे भी जीत जाएं तो नहीं हो सकता। देखिए, एक चीज, यही चीज जो हमने कहा था, अब आप देखें उसी को अडॉप्ट किया है पीपल्स पार्टी। बिलावल साहब ने भी यही कहा कि जी मैं 300 बिजली फ्री दूंगा। आप ये देखें ना, स्टेटमेंट आप देखें, हम जो कह रहे थे कि तनख्वाहें बढ़ेंगे, तो वही चीज बिलावल साहब कह रहे हैं। देखिए, ऐसा तो नहीं है कि हम जब कह रहे थे कोई इसको कोई तरदीद करता। बिलावल साहब का मैनिफेस्टो देखे, हमारे बाद जो है उन्होंने यही कहा कि जी मैं जो है बिजली जो है 300 यूनिट तक हम फ्री देंगे। वो फिगर भी वही दे रहे हैं। सही है। चलें खलील ताहिर संधू साहब, ये एक आध इत्तेहाद बना लेते पंजाब में तो ज़रा आसानी हो जाती। मिल बांट कर हुकूमत करते, सब मिलजुल कर हुकूमत करते चलें, मुल्क के मसाइल तो मिलजुल के ही हल होंगे ना। असदुल्ला खान साहब, सबसे पहले तो हमारा इत्तेहाद है और वह है पाकिस्तान के अवाम के साथ। ठीक है। और उसका जो मुजाहरा है, अमली मुजाहरा, वो आपको 8 तारीख को नजर आ जाएगा। ठीक है। दूसरा जो महमूद गौरी साहब ने बात की है साथ कि हम एक दूसरे को दुश्मन बनाना है, आपके बच्चों को कोई नहीं पूछेगा स्कूलों में, वो काम कम अज कम ना हो। सियासत में रवादारी के अंसर जो है उसको परवेल करना चाहिए, काफरमा रहना चाहिए। दूसरा, मेरी बहन है सहर कामरान, मैं बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ उनकी, लेकिन मैं अपनी बहन से एग्री नहीं करता। हम तो वो बात मानेंगे जो जरदारी साहब, क्योंकि जरदारी साहब बिलावल वालिद मोहतरम है, वो कहते हैं कि ये ना तजर्बाकार है, ये अनट्रेंड, इसको नहीं पता। और फिर यहाँ पंजाब के लोग कि हमें लेवलिंग प्लेइंग फील्ड नहीं है, उन्होंने कहा जी उनको क्या पता है, ये मुझे पता है इलेक्शन फेयर एंड फ्री होंगे। तो फिर इसके बाद हम तो जरदारी साहब की बात मानेंगे कि इतना बड़ा, जिसको आप सारे मानते हैं कि बहुत बड़ा जरदारी साहब एक सियासतदान है, इसलिए हम बिलावल की बात में उतना। दूसरा, बिलावल को ना तो हमने कभी जेल में देखा, ना कभी रेल में देखा है। ये नवाबजदा नसरुल्लाह खान साहब, अल्लाह पाक उनको जन्नत नसीब करे, कहा करते थे जहाँ कहाँ बेनजीर भुट्टो शहीद का मतलब एक स्ट्रगल, और जेल भेजना चाहते हैं जब उन्होंने कोई जुर्म किया ही नहीं है, ना करप्शन किया है, आप क्यों उनको जेल भेजने में तुले? मैं देखिए, मैं पीपल्स पार्टी से तो नहीं हूँ, लेकिन मैं मोहतरमा की जो स्ट्रगल है उसके उनका जो है जायजा वो बिलावल भुट्टो के साथ नहीं लिया जा सकता। बिलावल भुट्टो साहब अपनी जगह पे हैं और करते हैं। सही है। चलें, पे बात हो रही थी, ठीक है, तो घर में बात नहीं हो रही थी। बाकी जो महमूद गौरी साहब कह रहे हैं, मैं उनसे एग्री करता हूँ कि इस सियासत को जी। सर आपके कनेक्शन में कोई प्रॉब्लम आ रहा है सिंधु साहब, हम जरा उसको कनेक्शन को ठीक थोड़ा सा कर लें, कोशिश करते हैं। मैं वापस आपके पास फिर आ जाता हूँ। ये बड़े ताक के निशाने में से बिलावल साहब नून लीग पे लगा रहे हैं। हो सकता है कि कोई ऐसा फॉर्मेशन बन जाए कि इलेक्शन के बाद इत्तेहाद ही बनाना पड़ जाए, तो ये आज की जो क्लिप फिर हम निकाल के दिखाएंगे तो फिर पीपल्स पार्टी के लोग बुरा मनाएंगे। अभी बिलावल साहब ने आज जो नवाज शरीफ साहब के बारे में कहा है बहुत सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए। देखिए, नवाज शरीफ साहब निकले ना ड्राइंग रूम से बाहर, नवाज शरीफ साहब बताएं तो सही कि वो इलेक्शन मोड में है। देखिए, बिलावल भुट्टो इलेक्शन नहीं चाहते। बिलावल भुट्टो जरदारी जो है
मुसलसल पीपल्स पार्टी वाहिद पार्टी है जो इलेक्शन की डिमांड कर रही थी। मुझे बिलावल का खौफ नज़र आ रहा PTI भी कर है, रही थी। मुझे जो है बिलावल का खौफ जो है वो नज़र आ रहा है कि जिस तरीके से जो है वो उनको ये कहा जा रहा है कि वो जो है ना तजुर्बेकार हैं या वो इलेक्शन के अहल नहीं है। आज बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की तारीफ हो रही है कि माजी हमसे छुपा हुआ नहीं है। बिलावल साहब का खौफ आप कह रही हैं कि बिलावल भुट्टो का खौफ जो है मुझे नून लीग पे नजर आता अच्छा, है। ठीक है। देखिए बात यह है कि बेनज़ीर भुट्टो साहिबा जो है जब तक हयात थी ऐसा कोई मौका नहीं जाने दिया नून लीग ने जब उनको निशाने पे ना रखा हो। हालांकि हमने जो है वो मिसाके जमहूरियत भी किया। जब आसिफ अली जरदारी साहब वज़ीर आज़म थे, प्रेसिडेंट थे और यूसुफ ज़गलानी वज़ीर आज़म थे, तब भी नून लीग ने काला कोट पहन के बोर्ड में चले गए। कोई मौका नहीं जाने दिया। पीपल्स पार्टी ने हमेशा रवादारी की बात की है। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ज़रूर बात कर रहे हैं, सियासी बात कर रहे हैं, कोई गैर अखलाकी बात नहीं कर रहे हैं। जो मियाँ मोहम्मद नवाज़ी साहब ने वापस आके लाहौर के जलसे में PTI की ख़वातीन के मुतालिक बात की थी, मैं समझती हूँ उस तरह की बात नहीं करनी चाहिए। आपने भी एक दिलचस्प जुमला कहा, आपने कहा कि बिलावल साहब का खौफ नून लीग पे तारी है। खौफ उसका होता है जो हुकूमत बनाने की का नंबर रखता है या उस मुमकिन तौर पर। बिल्कुल। बिलावल साहब पंजाब में कितनी सीटें हासिल कर सकते हैं? देखिए बात यह है कि क्योंकि पंजाब में सीटें हासिल किए बगैर शायद टोटल नंबर पूरा नहीं होता। बात यह है कि इस वक्त नून लीग के पास अपनी वो कितनी सीटें हासिल करते हैं उसका हिसाब किताब करें, ठीक है। पंजाब में नून लीग खतरे में? देखिए बात ये, मैं तो समझती हूँ कि नून लीग को जो है अभी कड़ा मुकाबला है, उसको देखना होगा। उसके अभी इत्तेहाद भी नहीं बन रहे। बलूचिस्तान के अंदर भी उन्होंने जो सीटें अनाउंस की उनके अंदर इश्यूज आ रहे हैं। पहले ये था जी बलूचिस्तान के अंदर नवाज शरीफ साहब तशरीफ ले गए, अभी पता चल रहा है कि पीपल्स पार्टी की जो है वहाँ पे ज़्यादा मजबूत पोजीशन है। KP के अंदर पीपल्स पार्टी की मजबूत पोजीशन है, सिंध के अंदर पीपल्स पार्टी की मजबूत पोजीशन है, KP में भी मजबूत पोजीशन है? बिल्कुल KP के अंदर भी मजबूत पोजीशन है। किस सीट पर? आप जब इलेक्शंस होंगे, देखें बात यह है कि आप ये चाहते हैं कि मैं क्या सराई करूं, मैं ये पहले से बताऊं कि कोई शख्स बाहर से आया है इक़्तिदार में बैठने के लिए आया है, नहीं, हम आवाम की तरफ रुजू कर रहे हैं, हम आवाम के वोटर पे डिपेंड करते हैं। हमने जो अपनी पूरी कैंपेनिंग की है वो आवाम के साथ राब्ते में की है, हमने जो प्रोग्राम दिया वो पाकिस्तान के आवाम को दिया है। तो बात यह है कि लेकिन जब शेड्यूल अनाउंस हो जाता है ना, टिकटें अभी 13 तारीख को टिकटें मिल जाएंगी, हमारे सामने हल्का नंबर होता है, इस हल्के में ये उम्मीदवार खड़ा है, उसके मुकाबले में पीपल्स पार्टी का ये खड़ा है, तहरीक इंसाफ का ये खड़ा है, फिर हम सीटें कैलकुलेट करते हैं, निकालते हैं। जब आपके पास जो है पता लग 13 को फिर दोबारा प्रोग्राम जब आपको पता लग जाए कि नून लीग का कौन सा उम्मीदवार कहाँ खड़ा है, उनके मसाइल हल हो गए हैं, जब उनको पता लग जाए उनकी कोई सीट एडजस्टमेंट हुई है या नहीं हुई है, उसके बाद हम बात कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद हम बात। मैं तो चौंका हूँ KP में आपने कहा कि पीपल्स पार्टी की पोजीशन मजबूत है। बिल्कुल, बलूचिस्तान में तो चलें और सिंध में तो मैं एग्री करता हूँ आपसे। आप इलेक्शन के बाद आप KP पे भी एग्री करेंगे। अच्छा जी, इलेक्शन के बाद पंजाब में नहीं, मगर देखिए पंजाब के अंदर भी जहां पे पीपल्स पार्टी जिन नशिस्तों पे इलेक्शन लड़ेगी, हम बिल्कुल अवाम को मोबिलाइज कर रहे हैं। हमारा जो आज वोटर है मुतहरिक है। 2013 के अंदर एक सोचे समझे मंसूबे के तहत सिक्योरिटी सिचुएशन क्रिएट की गई। 2007 में बेनज़ीर भुट्टो साहिबा को दिसंबर में शहीद किया गया। पीपल्स पार्टी इंतखाबी अमल से कहीं बाहर नहीं निकली। फिर इसके बाद 2018 के अंदर जिस तरह से RTS सिस्टम फेल हुए, देखिए अभी भी एक जिस किस्म का तासुर दिया गया था कि कोई शख्स बाहर से आ रहा है इक़्तिदार में जो है वो बर्जमान हो जाएगा, मैं समझती हूँ हम उस पर यकीन नहीं रखते। हम यकीन रखते हैं अवाम की मैंडेट के ऊपर, हम उनके वोट्स के ऊपर, और इंशाल्लाह नून लीग ऐसा यकीन नहीं रखती। आप देख अब ये तो पता है कि भाई अभी कहाँ पे उनके जलसे, कहाँ पे उनकी कैंपेन हो रही है। संधू साहब, ये आप निकल ही नहीं रहे बाहर, किसका खौफ है? ड्राइंग रूम से बाहर क्यों नहीं आ रहे? जलसे नाकाम होने का खौफ है, लोगों के सवाल करने का खौफ है, लोगों के गुस्से होने का खौफ है? क्या खौफ है जो बाहर नहीं निकल रहे, या फिर इतने मुतमईन है कि आपको बाहर निकलने की जरूरत ही नहीं है? नहीं, हम कोई खौफजदा नहीं है। असल में मियां नवाज शरीफ का खौफ है। मेरी बहन है, मैं बार बार कहता हूँ, मैं उस तरह से तो नहीं बात करूंगा जैसे मेरी बहन करती है बात, लेकिन जिस बच्चे को उसका बाप ना तस्लीम करे कि ये सियासतदान है, उसको अवाम कैसे तस्लीम? मैं किसी की जातियात पे कमेंट नहीं कर रही। मैं फिर बात करूंगी कि अगर किसी, मैं समझती हूँ नहीं, ये नामुनासिब है बिल्कुल। देखें बात यह है कि हम तनकीद करते हैं, गुफ्तगू करते हैं, इखलाकी रिवायात को नहीं छोड़ते। आप एक शख्स की जात को मुसलसल निशाना बना रहे हैं, किस बात का ना तजुर्बेकारी? कौन सा तजुर्बा था नवाज जरदारी साहब से पूछें, आप हमसे क्यों पूछ रही हैं? उनके बयान को आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट नहीं करें। जरदारी साहब ने ही बिलावल भुट्टो जरदारी को नॉमिनेट किया है पीपल्स पार्टी की हमने कहा है कि मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ को नॉमिनेट करें या मरियम को करें या शहबाज शरीफ को करें या हमजा को करें, ये अपने मामला अपने तय करें, अपने मामला तय करें। मेरी बहन ये जरदारी साहब से पूछे ना आप,
आप अपने सदर से पूछे, सदर मोहतरम सदर चले हम तो आपको 18 फरवरी को बताएंगे, आप अपने मामला तय करें। आपका शहबाज शरीफ उम्मीदवार है, ये नवाज शरीफ उम्मीदवार है, मरियम नवाज उम्मीदवार है, ये हमजा उम्मीदवार है। आपकी फ्रस्ट्रेशन नजर आ रही है मुझे। जरदारी साहब ने तो टीवी जी के बाद में कोटा में भी क्या है कि ये ना तजुर्बा कार है, आप सुन ले बार बार उसकी, तो ये हम पे आप गुस्से ना हो। आप ये जरदारी साहब से मेरी बहन बात चले करें, आप खुश हो, आपको इसी में तसल्ली मिलती है। आप लोगों के रिमार्क्स ऐसे ही होंगे, आप कभी खवातीन पे रिमार्क्स देते हैं, कभी आप जो है दूसरी जमातों पे रिमार्क्स देते हैं। अभी उनको आपने बेनजीर साहबा के ऊपर कौन सा रिमार्क नहीं किया? हमने कभी ऐसी गुफ्तगू नहीं की। कौन सा ऐसा जुमला है जो आपने ना कहा हो? कौन सा ऐसा हरबा है जो आपने ना अपनाए हो? नहीं, नामुनासिब अल्फाज ना कहें सिंधु साहब। असदुल्ला खान साहब से पूछिए, ये दिल पे हाथ रख के बताए, मैंने आज तक, मेरी अपनी जात की बात करें, आज तक किसी खातून जो मेरी बहन भी है, माँ भी है, या मोहतरमा के बारे में या तो आपके बारे में, किसी के बारे में, आपकी क़यादत की बात कर रही हो ना, मेरी बात सुनिए, पीपल्स पार्टी रवादारी रखती है, तमाम तरह इख्तलाफात के बावजूद खड़ी होती है असूलों पे। उनका इशारा बेनजीर साहबा की शख्सियत पर जो नामुनासिब कैंपेन्स की गई थी 90s में, ये उनकी बात कर रही है। मैं वो ठीक है, हमारा 2008 में हुकूमत बनी, हमने इनको वजारतें ऑफर की, ये काला कोट पहन के चले गए मुंतखब वजीर आज़म के खिलाफ। इधर सीओडी किया, दूसरी तरफ मुशर्रफ के साथ अबू धाबी में मोहतरमा मुज़ाकरात कर रही थी, इनसे पूछे नहीं हुए सीओडी के बाद मुज़ाकरात? हालांकि सीओडी में ये कैसे आए थे, कौन से मुज़ाकरात हुए थे रियाद में, वो भी बताए ना। ये कौन से खुलवाए बात नहीं, वो तो इसमें तो ये नवाज शरीफ साहब बगैर किसी मुज़ाकरात के तशरीफ लाए थे, अभी कोई बगैर मुज़ाकरात के तशरीफ लाए, उनको जो है हाई कमिश्नर जो है वो उनको रिसीव कर रहा है, उनको स्टेट हाउस में रिसीव किया जा रहा है। ये मुज़ाकरात ही तो है। आप सर बहन इतना बता दें, सीओडी में क्या नहीं लिखा था प्यार के बाद कोई फौजी किसी बंदे के साथ? हाँ, तो मुझे बताए ना कि नवाज शरीफ साहब किससे मुज़ाकरात करके आए थे, बताए ना कि किससे मुज़ाकरात करके आए थे, वो बता दें, वो बातें पूरी खोले ना। अभी किससे मुज़ाकरात करके आए? का जो सूरज है तो शादी के पैगंबर है नवाज शरीफ, 9 तारीख एक जरदारी साहब का एक शेड्यूल मीटिंग कैंसिल कर दी, तो बताएं ना। हमने तो 2008 के अंदर आपको वजारतें दी। इसी तरह इमरान खान ने भी 1 लाख बनाने थे और 50 लाख नौकरियां देनी थी। ये सारा कुछ ऐसी है, बातों में ही। चलिए जी, एक छोटा सा ब्रेक ले लूँ मैं सिंधु साहब, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। एक सवाल रखता हूँ मैं महमूद मौलवी साहब के सामने कि क्या नून लीग अगर इत्तेहाद उनके साथ नहीं हो पा रहा, चलें वो नहीं चाहते या आप नहीं चाहते, क्या किसी और सियासी जमात के साथ मुमकिन है? ब्रेक के बाद वापस आते हैं। दोबारा आपको खुशामद कहते हैं महमूद मौलवी साहब। क्या इस बात का कोई इम्कान मौजूद है कि इस्तेहकाम पाकिस्तान का किसी और जमात के साथ इत्तेहाद हो जाए? क्या कि किसी से बातचीत चल रही है नून लीग के अलावा, और क्या इस बात का है कि कोई सीट एडजस्टमेंट हो जाए? देखिए, अगर नून लीग के साथ जो है मुज़ाकरात फेल हो जाते हैं तो उसके बाद तो मैं कहूँगा दरवाजे खुले हुए हैं। किसी और पार्टियों के सियासत में तो किसी भी पार्टी के साथ मुज़ाकरात हो सकते हैं, और मुज़ाकरात के बाद जो है अगर वो सीट एडजस्टमेंट किसी और के साथ हो गए तो इसमें भी जो है बहुत अच्छे चांसेस हैं। क्योंकि देखें, पॉलिटिक्स में बिल्कुल जब नेगोशिएशन अगर आपके ऑफ हो जाएंगे और वो चीज़ नहीं होगी तो दूसरे को दरवाजे तो खुले होते हैं। देखिए, कोई दरवाज़ा बंद नहीं रखता पॉलिटिक्स में, वो खुला रखते हैं कि भाई अगर दूसरे कोई पार्टी बैठ के बात करेगी और वो उनको भी सूट करे और हमको भी सूट करे। देखिए, जो भी एडजस्टमेंट होता है दोनों पार्टीज को सूट करना जरूरी है। किसी एक पार्टी को सूट करे और दूसरे को ना करे, ये जो है मुमकिन होता नहीं है। इसीलिए मुज़ाकरात फेल होते हैं। अगर दोनों को सूट करेगा जब ये बैठ के जो है, जैसे गुजरात में अगर इत्तेहाद नून लीग का हो रहा है चौधरी बरदरान के साथ, तो दोनों को सूट करता है। लेकिन सर, मेरा एक सवाल ये है कि 17 जुलाई को बहुत सारे लोग इलेक्शन में उतरे, 15 उम्मीदवार हार गए थे, उनमें से बेशतर अब आपकी जमात में आ गए हैं। 17 जुलाई और आज में ऐसा क्या मुख्तलिफ हो गया है या ऐसा क्या फ़र्क है कि आपके वो हारे हुए उम्मीदवार आज पॉपुलर हो गए हों और आज सिनेरियो चेंज हो गया और आज वो जीत जाएं? नहीं, देखिए, मैं आपको बताऊं, उनमें से बहुत से उम्मीदवार तो जीते हुए हैं और कुछ उम्मीदवार हारे हुए हैं। ठीक है ना? ये तो 17 जुलाई को जो आप इलेक्शन कह रहे हैं, उस इलेक्शन में उसके ऊपर देखिए सवालिया निशान भी बहुत है। देखिए, बदकिस्मती ये है कि हम हर इलेक्शन को जो है कंट्रोवर्शियल कहते हैं, मगर हर इलेक्शन उसी नॉर्म्स के साथ होता है जो पिछले 20 साल से हो रहा है। ये भी मैं आपको कह दूं कि एक कल्चरल नॉर्म के तहत ही इलेक्शन होते हैं। बहुत से लोगों को अच्छा नहीं लगेगा, मगर एक रियलिटी को फेस करना पड़ेगा कि हमारे यहाँ पाकिस्तान में एक कल्चरल नॉर्म के हिसाब से इलेक्शन होते हैं
और ये इलेक्शन भी उनसे कोई ख़ास मुख्तलिफ नहीं होंगे। ये उसी के मुताबिक नहीं, मैं कहूँगा उससे मिलते जुलते ही इलेक्शन होंगे, साफ और शफाफ इलेक्शन होंगे। सही है, बिल्कुल ठीक है। सिंधु साहब ये फरमाइए कि आपने इलेक्शन लड़ना है शेर के निशान पे, बल्ले के निशान पे नहीं लड़ना, शेर के निशान पे लड़ना है। तो बल्ले के निशान से क्या प्रॉब्लम है? बल्ले का निशान मिल जाता है तो आप प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू कर देते हैं, बल्ले का निशान वापस ले लिया जाता है तो आप खुशियां मनाना शुरू कर देते हैं। क्या बल्ले का होना या ना होना आपकी हार जीत से मशरूत है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। जो 9 मई को जो कुछ असदुल्ला खान साहब हुआ ना, उसके हवाले से हम बात करते हैं हमेशा कि वो जो लोग थे अपना बाकी जो है जो इनके बाकी रह गए हैं अपना इस्तेमाल की बात कर रहे हैं, उनमें से अगर कुछ आते हैं जाते हैं जो भी है उनको निशान मिलता है, हमें इस पे क्या एतराज है? ये इलेक्शन तो है ना, आपने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की थी 5 मेरी बात सुन, देखिए इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान हैज इक्विवेलेंट पावर हाई कोर्ट के बराबर। अगर उन्होंने एक फैसला दिया है तो जाते ही वो फैसला खत्म हो जाए या फिर दोबारा हो जाए, तो ये अभी कोर्ट्स में चूंकि मैटर सब जुडिस है, इस पे बात करना इतना मैं जाती तौर पे समझता हूं लॉयर के मतलब मेरे लिए ये मुनासिब नहीं है। मैं तो अदालत में चलने वाले केस पर तो राय मांग नहीं रहा, मैं तो आपसे सियासी राय मांग रहा हूँ। ये तो शहबाज शरीफ साहब को भी समझाए ना, जब मैटर सब जुडिस होता है प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों करते हैं? ये तो फिर उनको उनसे भी पूछना चाहिए। उन्होंने बल्ले के बारे में बात नहीं की, उन्होंने इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात की बात की थी कि इलेक्शन कमीशन को जो है बिल्कुल बेबस कर दिया गया। बल्ले के निशान के बारे में मियां शहबाज शरीफ साहब ने कोई बात नहीं की। इनको मिलता हो तो मिले, अगर कोई 2-4 रह गए हैं तो ठीक है, देखेंगे। 2-4 है, ये ठीक है। अब आप किसी की बेबसी से खुश होकर इलेक्शन में उतर रहे हैं, ये आपकी स्ट्रेंथ है सिंधु साहब? ये 2018 में जब हमारे 38 उम्मीदवारों को पटे पहनाए गए तो उस वक्त आप किसी ने नहीं कहा था नहीं, लेकिन हमारी बेबसी उस वक्त। सिंधु साहब आपकी स्ट्रेंथ ये है कि आप ताकतवर हैं, या आपकी स्ट्रेंथ ये है कि आपका दुश्मन कमजोर होना चाहिए? नहीं, हमने अवाम के लिए काम किया और ये इलेक्शन बिल्कुल कारकर्दगी की बुनियाद पे होगा। जितनी भी पार्टीज बैठी हैं, सैर बहन बैठी हैं, मनूसा बैठे हैं, हर एक की जो वो तो खैर नई पार्टी है, हमारा इलेक्शन जो है ये हमारी अपनी अपनी कारकर्दगी भी होगा। और मैं दोबारा कह देता हूँ, मैं उनके हमारे बुजुर्ग बड़े हैं कि ये एनिमिटी नहीं है, ये दुश्मनी नहीं है। इलेक्शन कल को फिर हम सब ने इकट्ठे बैठना है, एक दूसरे से मिलना है, इसको खुदा के लिए एनिमिटी ना बनाया जाए। चाहिए। अच्छा महमूद साहब ये बताइए कि आपकी पार्टी का जो जन्म है वो तो तहरीक इंसाफ के वतन से हुआ है, वहां से निकल के ये पार्टी वजूद में आई। आप बल्ले के निशान के हक में हैं, एक जमात को मिलना चाहिए या नहीं? आपकी राय क्या है? देखिए मेरी राय ये है कि कोर्ट्स ने जो फैसला किया ना, देखिए देखा जाए तो कानून का जो है फैसला है उसको सबको एक्सेप्ट करना है, मगर एज अ पॉलिटिकल वर्कर मैं कहूँगा कि जी उनको बल्ले का निशान मिलना चाहिए और वो बल्ले के निशान पे लड़ें। देखिए हमारे और उनमें डिफरेंसेस क्या है? मेन डिफरेंस ये है कि हम अपने मुल्क के फौज के अगेंस्ट नहीं है और वो फौज के अगेंस्ट बात कर रहे हैं। मेन इशू और कोई इशू नहीं है। देखिए हम जितने लोग जो आए हैं, जिन्होंने छोड़ा है, चाहे वो किसी भी पार्टी में गए, उनका मेन इशू ये है कि जो वहाँ पे तालीम दी जा रही थी आखिरी के कुछ अरसे में, और कुछ एक लोगों ने कि फौज के अगेंस्ट स्टेटमेंट दो, फौज के अगेंस्ट जाओ, इस वजह से लोगों ने अलहदगी की। उसकी वजह यह कि फौज जो है इस मुल्क की रीढ़ की हड्डी है। वरना पीटीआई में जब हम थे शुरू में कोई आदमी फौज के खिलाफ नहीं था, कोई पार्टी का वर्कर भी नहीं था और ना पार्टी के लीडर्स थे। आखिरी में चंद लोगों ने आके इसको होस्टेज बना के खान साहब को जो है मैं कहूँगा, मैं लफ्ज इस्तेमाल करूँगा होस्टेज, और वो सिर्फ और सिर्फ फौज के अगेंस्ट जाते रहे और स्टेटमेंट्स देते रहे। उसकी वजह से आज पीटीआई का हाल भी है और आज भी वो फौज के अगेंस्ट खड़े हैं। अगर वो फौज के साथ हैं तो उन लोगों को आके जो है अपना जो है क्लियरफाई करना चाहिए। बिल्कुल सही, बिल्कुल ठीक है, ये तो बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लेकिन सैर कामरान साहब, तहरीक इंसाफ का तो चलें एक मौक़िफ़ है, वो कहते हैं हमसे कागजात छीन लिए गए, तायद कुनिंदा तजवीज़ कुनिंदा पहुंचने नहीं दिए गए, लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रहा। आप क्यों कहते हैं कि आपको लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रहा? आपके साथ क्या मसला है? देखिए पीपल्स पार्टी के जहाँ भी तहफ़्फ़ुज़ात थे, पीपल्स पार्टी ने उन तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। एक ऐसा तासुर जो है ख़ुद मुस्लिम लीग नून की तरफ से आया कि जो है वो शायद बाहर से आ रहे हैं और उनको इक़्तिदार में पेश किया जा रहा है। ये बात हमने नहीं की। इसी तरीके से जो निगरान हुकूमत थी
उसमें जो अफराद थे उनके मुस्लिम लीग के साथ जो राबिते या उनके साथ जो है उनकी जो मेल मुलाकातें थी वो सबके सामने थी। अब ये आप बताएं कि हम इस बात के बिल्कुल मुखालिफ नहीं है कि किसी को रिलीफ मिले या अगर कोई गलत कन्विक्टेड है तो उसको जो उसकी सज़ा माफ़ हो। बोगस केसेस से खत्म हो गए तो आपको तो कोई एतराज़ नहीं है? हमें इस पर कोई एतराज़ नहीं है। देखिए बात ये है कि हमें तहफ़्फ़ुज़ात वहाँ थे जहाँ ऐसा तासुर दिया गया कि अगर एक शख्स जब तक कन्विक्टेड है वो आ रहा है, उसको पाकिस्तान का हाई कमिश्नर आए और प्रोटोकॉल दे, वो आए और स्टेट लाउंज उसके लिए खुल जाए, वो आए और कन्विक्शन ख़त्म होने से पहले इस किस्म का एक माहौल बने। अगर बहुत सारी जो है हमारे तहफ़्फ़ुज़ात PTI के बारे में थे इसी तरह के, तो वही माहौल जो है वो PMLN ने भी क्रिएट किया। और फिर इस तरीके से जिस तरीके से इलेक्शंस के अंदर जो है इलेक्शन कमीशन इलेक्शन की तारीख का ऐलान नहीं कर रहा था, एक ताख़ीर की गई कि जो है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब एक मखसूस तारीख को आएंगे, फिर वो मतलब ये तमाम चीज़ें ऐसी थीं जिनके ऊपर हमारे तहफ़्फ़ुज़ात बनते थे। हम देख रहे थे कि इलेक्शन की तारीख का ऐलान नहीं हो रहा, हम ये देख रहे हैं कि एक तरफ जो है वो आपको सहूलतकारी नज़र आ रही है। तो अब आपके ये तहफ़्फ़ुज़ात खत्म हो गए? देखिए जहाँ पे तहफ़्फ़ुज़ात होंगे बिल्कुल हमारा हक है, हम उस पे अब हैं या खत्म हो गए? अपने हम तहफ़्फ़ुज़ात लेवल प्लेइंग फील्ड हो गई है? हम तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार करेंगे। पीपल्स पार्टी जो है आवाम की ताकत पे डिपेंड करती है। हम अपनी जो इलेक्शन कैंपेन है वो लेके आवाम के पास चाह रहे हैं। हम ये चाह रहे हैं कि फ्री पोलिंग भी और पोलिंग के दिन भी कोई RTS सिस्टम फेल ना हो, फ्री एंड फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस हो, कोई इस किस्म का तासुर ना किसी जमात की तरफ से आए ना हुकूमत की तरफ से आए जिसमें ये लगे कि किसी को जो है फैसिलिटेट किया जा रहा है। तो ये तमाम चीज़ें और मेरे ख्याल में हमने एक बहुत बेहतर तरीके से उनका इजहार किया है और जहाँ जहाँ उन तहफ़्फ़ुज़ात को जो है वो एड्रेस किया गया है वहाँ पर हमने उसको मुझे सिर्फ ये बता दें जाते जाते कि आज लेवल प्लेइंग फील्ड आपके लिए हो गई है या आज भी कोई इलेक्शन कमीशन से शिकायत है? देखिए पीपल्स पार्टी इलेक्शन कैंपेन में है और हम समझते हैं कि हमें इलेक्शन कैंपेनिंग की बिल्कुल जो है वो उसी तरीके से इजाज़त होनी चाहिए जैसे बाकी जमातों को है और ऐसा होना चाहिए और ऐसा हो रहा है, ऐसा होना चाहिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया सहर कामरान साहिबा, खलील ताहिर सिंधु साहब, मौलवी में शिरकत करने का बहुत शुक्रिया। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।